हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। हम धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम क्लास 10th के टॉपिक को देखने जा रहे हैं, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले वीडियो यानी कि जो कि कल की क्लास हुई थी उसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझा था और अपवर्तन के नियम को समझा था और हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझा था, यानी कि ना सिर्फ रटा था बल्कि हमने क्या किया था, उसको समझा था। जब हम साइंस को यानी कि विज्ञान को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ पाते हैं तब विज्ञान हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, विज्ञान को रटते चले जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि उन्हें पूरी विद्युत वो पढ़ के खत्म कर चुके होते हैं और ऐसे हरकतें कर जाते हैं कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आप कि क्या सच में इन्होंने विज्ञान पढ़ा है या विद्युत के बारे में इन्होंने पढ़ाई की है। जैसे कभी कभी लोग एक बार प्लग में लगा के और दूसरा मुंह से या हाथ से साफ करने, तो ऑब्वियस है कि उन्होंने विज्ञान को पढ़ा जरूर है, विज्ञान को याद किया है, लेकिन विज्ञान को समझा या विज्ञान को अपनी जिंदगी से वो जोड़ नहीं पाए हैं। तो हम अपने जितने भी क्लास होते हैं उनमें कोशिश यही करते हैं कि हम विज्ञान को ना सिर्फ पढ़ें ना सिर्फ समझें बल्कि उसे अपनी निजी जिंदगी से जोड़ पाएं, उसका हमारे जिंदगी में क्या क्या प्रयोग है, क्योंकि विज्ञान को शुरू ही हमारी जिंदगी के लिए किया गया, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया। तो जो कठिन काम हम करते हैं उसे आसानी से कर पाए इसलिए विज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कल हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखी थी। बीच में एक रेखा खींच के हमने कहा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। मैं 1 मिनट में पिछली क्लास को रिवाइज करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि अगर बात करें प्रकाश के अपवर्तन की तो हमने कहा कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, यानी थोड़ा बहुत डगमगाता है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को क्या कहा था हमने, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, फिर हमने कहा कि ये विचलन भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकाश अभिलंब की ओर आता है और एक अभिलंब से दूर। तो हमने समझा था कि यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी, गरीबी से धनी में आएगी तो झुकते हैं लोग, आपकी तरफ झुकते हैं, तो आपने कहा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में, आप पहले धनी थे गरीब हो गए, तो जो आपके रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी आपसे कटने लगते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरह से फिर हमने अपवर्तन के 2 नियम देखे। पहला नियम हमने कहा आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, या आपतन कोण अभिलंब और अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा हमने कहा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था और इसी को हमने कहा था कि इसे ही दूसरे नियम को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। आज बात करते हैं उससे आगे बात क्या करते हैं, कांच का एक आयताकार, हमने एक आयताकार ये कांच का स्लैब ले लिया है, यानी कि ये क्या है, तो ये हम जानते हैं कि क्या है, ये कांच, ठीक, जिसका नाम हमने दिया ABCD। यहां से हम प्रकाश को गुजारते हैं, तो जब हम प्रकाश को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं तो देखिए प्रकाश की किरण जब आती है इसको हम नाम देते हैं आपतित किरण। क्या देते हैं हम इसको नाम, आपतित किरण। ये कैसा माध्यम है, तो ये है माध्यम वायु। प्रकाश वायु से कांच में आ रही है और ये होगा प्रकाश का अभिलंब। हम पहले क्या खींच लेते इसके, आपतन बिंदु पर अभिलंब, मान लेते इसको N डैश, N डैश हमने मान लिया। ये आने वाली किरण को हमने लिख दिया PQ नाम दिया। आने वाली किरण जब यहाँ पे आती है और कांच में प्रवेश करती है तो आपको पता है कि वायु कांच की अपेक्षा वायु विरल है, और जब विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये कहाँ चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यही जब ये इससे बाहर निकलने लगती है अभिलंब की ओर झुकने के बाद, तो ये किरण हमारी है R, माना ये यहाँ आती है R, और जब इसका हम अभिलंब खींचते इस बिंदु पर,
इसके आपतन बिंदु पर जब अभिलंब खींचते हैं तो ये किरण अब सघन माध्यम से फिर वायु यानी विरल माध्यम में जा रही है, तो इधर न जा करके अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसको हम बना देते हैं RS। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लिए ये आपतन कोण है I, ये अपवर्तन कोण है R। ठीक, हम इसको यहाँ नामकरण कर देते हैं N डैश। यहाँ के लिए ये आपतन कोण है I और ये अपवर्तन कोण है R, और इसका नाम हमने किया RS। तो आप देख पाते हैं अगर इस किरण को हम सीधे ले गए होते तो ये शायद ऐसे गई होती, और देखिए उसी पथ को मतलब उसी तरह से ये भी निकल रही है। यानी कि हम इसको जब लिखेंगे तो हम पूरा आप लोग लिखेंगे कि एक आयताकार स्लैब हमारे पास है जो कि कांच का है ABCD। आयताकार स्लैब से हमने PQ किरण को जब गुजारा तो ये अभिलंब से दूर हट जाती, अभिलंब के ओर झुक जाती है, और यह किरण QR जब यहाँ जाती है या R पर पहुँचती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि कांच से ये वायु में जा रही है यानी माध्यम में जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ये उसी तरह से बाहर निकलती जैसे अगर सीधे इसको ले गए होते तब भी ये वही रास्ता तय करती है। ये होता है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। पहले वायु से कांच में तो अभिलंब की ओर झुकी, फिर कांच से वायु में तो अभिलंब से दूर हटी। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे विरल से सघन में जा रही है और कैसे सघन से विरल में जा रही है। अब हम देखते हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। चलिए अपवर्तनांक देख लेते हैं। क्या दिखना हमें? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए अपवर्तनांक क्या कहती है? अपवर्तनांक की परिभाषा कहती है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। किसके किसके लिए आप बात करेंगे? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा, आपको पता है ज्या को आप साइन से दिखाते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या को अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को, ज्या यानी कि साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए कैसे, कल हमने बात की थी, हम फिर कल के टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी कि माना ये एक लाइन है, इस पर एक आने वाली किरण है। आने वाली किरण को हम सीधे नाम देते हैं, आने वाली किरण को हम नाम देते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक, अब इसी बिंदु पर जो आपतन बिंदु पर खींचा गया इसका अभिलंब होगा, हमने अभिलंब खींचा, और ये जो किरण थी मान लीजिए सघन से विरल या विरल से सघन, इसको माध्यम 1 कर देते हैं, या आप इसको लिख लीजिए विरल माध्यम, इसको लिख लीजिए सघन माध्यम। विरल से सघन माध्यम में जब ये आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि जिस किरण को सीधे निकलना चाहिए था वो यहाँ से थोड़ा सा झुक के निकलेगी। ठीक, आपने इसको कहा अपवर्तित किरण। ये कैसी किरण थी आपकी? अपवर्तित
किरण। ठीक से समझिएगा, इस फिगर को बार बार इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप भी बार बार बनाएं। जितनी बार आप इसको बनाएंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपको उतना ही हेल्पफुल होगा ये। तो ये जो आपतित किरण और ये हमारा क्या है, अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हमने कहा आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हमने कहा अपवर्तन कोण आर। यहां तक सबको बात समझ में आई थी। परिभाषा क्या कहती है, किन्हीं दो माध्यम के लिए, एक विरल माध्यम हो गया, दूसरा सघन, कोई भी माध्यम हो सकता है, वायु कांच, वायु जल, जल वायु, जल कांच, कुछ भी माध्यम ले सकते हैं हम। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कि आप लिखेंगे साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, आर, तो ज्या लिखेंगे साइन आर। अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। कल आप इसी को लिखते थे, इसको एन से दिखाते हैं, ये क्या है, अपवर्तनांक। अतः अपवर्तनांक बराबर मिल गया साइन आई बटे साइन आर। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं, अच्छा इसको लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसी को हमने नाम दिया अपवर्तनांक। यहां तक आपका हो गया अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए किस माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है ये निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अपवर्तनांक के लिए या किसी की तुलना करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। ऑब्वियस है कि आपकी तुलना हमेशा दो लोगों से होती है। कोई चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर अपने आप में अकेली है तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे अगर आप अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में अकेले पढ़ने वाले हैं तो आप 95% लाइए, 98% लाइए या 90% लाइए, कोई आपको कुछ ना कहने वाला है ना पूछने वाला है। लेकिन अगर आपके गांव घर में या आपके मोहल्ले पास पास पड़ोस में 2-4 लोग हैं क्लास 10th में आपके साथ बोर्ड देने वाले और आपका 95.2% आया, आपके बगल वाले का 95.4%, मान लीजिए एक नंबर या बहुत दशमलव से अंतर हुआ है, तब भी लोग कहेंगे अरे वो भी तो पढ़ रहा था, देखो कैसे पढ़ रहा था, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम्हारा कम नंबर आया उसका ज्यादा। यानी तुलना तब होती है जब कम से कम दो लोग हों। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम कितने हो, दो हो। तो ऑब्वियस है कि हमें तुलना यहां करनी है तो एक दो माध्यम का, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। आप अगर लिखेंगे, देखिएगा हम लिखते हैं माध्यम, माध्यम इसको कैसे लिखते हैं, हम एन को लिखने जा रहे हैं, माध्यम एक के सापेक्ष, या आप लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, इसको हम पहला माध्यम कहते हैं, इसको दूसरा। माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक यहां लिखते हैं। तो किसके सापेक्ष बात की जा रही है, एक के। सबसे पहले तो क्या निकालना हमें, अपवर्तनांक। किसका निकालना है, दूसरे का। किसके सापेक्ष, पहले के। तो लिखते हैं 1n2, जिसका निकालना उसको बाद में, जिसकी अपेक्षा जिससे तुलना करके निकालना उसको पहले। 1n2 बराबर, यहां आपतन कोण कितना है, i, यहां अपवर्तन कोण r, तो बन गया साइन i अपॉन साइन r। ये हमारा निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। फिर से आप समझिएगा इस चीज को, ये माध्यम जैसे भी देता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इससे इसकी तुलना करना है, इससे करना है, इससे कितना ज्यादा कितना कम है। तो जिसकी तुलना करते हैं उसको यहां लिख देते हैं पहले, और जिसकी करते हैं उसको बाद में, जिससे करते हैं उसको पहले। आप सीधे लिखेंगे क्या निकालना है, अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, किसका, दूसरे का। तो आपने लिखा साइन आई बटे साइन आर। ये आपके लिखने का तरीका होना चाहिए। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
ये हमने कहा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, लेकिन आपको किताबों में या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिया होगा जल के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष वायु का। तो हम फिर यहाँ पढ़ते हैं, हमने माना ये जो ऊपर है हमारा वायु और नीचे वाले को हमने कह दिया कांच। यहां से आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण, आपको पता है। ये हमने क्या खींच लिया अपना अभिलंब, ये हमने क्या खींच लिया अपना अभिलंब। तो ये वायु से कांच में आ रही है तो आपको पता है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ये वाले कोण को हमने कहा आपतन कोण, इसको हमने कहा अपवर्तन कोण। ये रहा हमारा I और ये रहा हमारा R। अब आप देखिएगा, अगर ये कहा जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आप क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा आपको लिखना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर वही बात, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, किसका निकालना है? कांच का। कांच को ग्लास कहते हैं तो G से प्रदर्शित करते हैं, किसके सापेक्ष? वायु से। वायु को एयर कहते हैं तो A से प्रदर्शित करते हैं। ANG बराबर, यहाँ बनने वाला कोण I है, यहाँ R है, तो हम लिखेंगे साइन I बटे साइन R। ANG बराबर साइन I बटे साइन R, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, साइन I बटे साइन R। यहाँ पे वाटर भी दे सकता है, यहाँ पे वाटर या मतलब चेंज करके, आपको इतना पता होना चाहिए जिसका अपवर्तनांक पूछता है उसको बाद में लिखते हैं और जिसकी अपेक्षा जिससे तुलना करता है उसको पहले लिखते हैं। और ये कोण है साइन I बटे साइन R। अब ध्यान दीजिएगा, साइन I बटे साइन R का मतलब ये है, मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बना, ये 40 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, तो आपको कुछ कोण के मान पता होने चाहिए, क्योंकि मैथ वाले तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। ये तो ऑब्वियस है कि जितने बच्चे मैथ वाले बच्चियां जो भी होंगे सबको पता होगा साइन कॉस टेन, क्योंकि जब आप क्लास 9th में कार्य पढ़े होंगे वहां पर भी आपको कॉस के कुछ मान बताए गए थे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। यहाँ आपको साइन के कुछ मान आप सीधे नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिए। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, सीधे बस मान आपको लिखना है। साइन 45 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री बराबर होता है 3/2। ठीक है, आपको ये तीनों मान उसके क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। तो इनको आप नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। आपको जब भी सवाल देगा तो देगा कि ये 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का है, बताइए अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आपको पूछता है कि अगर 1 के सापेक्ष 2 का इतना अपवर्तनांक है तो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक कितना होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम 2 माध्यम के लिए देखते हैं। हमने इतनी देर से देखा पहले दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, ये सूत्र है, आपको इसी से कई सारे सवाल सॉल्व करने होंगे। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, आप इतनी देर से यही समझते आ रहे हैं कि अपवर्तनांक यानी कि n निकालना है, दूसरे माध्यम का निकालना है तो यहां लिखेंगे, किसके सापेक्ष निकालना है तो पहले माध्यम के सापेक्ष 1n2। ठीक, अगर इसी को पूछ दे आपसे कि तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक क्या होगा या कितना होता है, तो आप लिखेंगे फिर वही चीज, अपवर्तनांक n को दिखाते हैं और किसका, पहले का, किसके सापेक्ष, दूसरे के, 2n1, इन दोनों को कैसे लिखते हैं, तो 2n1 बराबर, यानी कि एक सेकंड रुकेगा, 2n1 बराबर होता है 1/1n2, 2n1 बराबर 1/1n2, यानी कि अगर यही चीज आपसे दे दे कि देखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपने लिखा ANG, और दूसरा दे दे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों को अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ANGNA बराबर G, ये n थोड़ा बड़ा रहेगा, GNA, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर आप लिखेंगे 1/ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इन दोनों सूत्रों को आप लिख लीजिए। यहाँ से आपका क्लियर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम देखेंगे कांच में चाल और जल में चाल, प्रकाश की चाल से निकालेंगे। लेकिन जो अपवर्तनांक का एक टॉपिक है, सिंपल है, छोटा है, लेकिन कंफ्यूजिंग है, बच्चों को पूरी जिंदगी कंफ्यूजन बनी रहती है, और एग्जाम में तो थोड़ा ज़्यादा है कि ANG लिखना है, GNA लिखना है। तो इसके लिए हमने समझा अपवर्तनांक क्या है, किन्हीं दो माध्यम के लिए, फिर वही बात कि तुलना करना है तो दो माध्यम का होना जरूरी है, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। हमने कल देखा था sin I बटे sin R, आपतन कोण की ज्या sin I, अपवर्तन कोण की ज्या sin R बराबर, उसी को लिखा हमने n, जिसे कहा अपवर्तनांक। फिर हमने देखा माध्यम 1 से माध्यम 2 में कैसे जाते हैं, तो हमने लिखा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के लिए, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया 2 का 1 के लिए, 1n2। अगर 1 का 2 के लिए पूछे तो अपवर्तनांक 1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो 2n1। फिर हमने दो माध्यमों का अलग अलग लिया, हमने कांच और वायु की तुलना की, वायु और कांच की तुलना की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये टॉपिक अपवर्तनांक पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे की क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे। ये अब आपका रिवीजन मोड चल रहा है कि आप उसको रिवाइज करते रहिए बार बार और चीज़ों को अच्छे से समझ के आगे बढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए आप। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि ये सबके लिए, क्लास 10 के हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।